हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधुली के पदखंड से प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा को के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध बहुत ही आवाजें उठाई हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने। तो आज हम उनके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रम विभाजन की वजह से ही जाति प्रथा को एक और भी बढ़ावा मिला है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा और समझा होगा। तो चलिए आज हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं। पहला भाग हमने यहाँ पर समाप्त किया था देखकर जो बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये बेरोजगारी इस वजह से कि क्योंकि जो अपनी पैसे की वजह से सिर्फ जाने जाते हैं और मजबूरी में सिर्फ अपने पैसे को ही अपना कार्य बनाकर आगे बढ़ते हैं और अपनी रुचि के बिना ही उस कार्य में लगे हुए हैं। तो इस तरह से तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी। तो यहाँ तक हम पढ़े थे। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रम विभाजन की वजह से भी श्रम का जिस तरह से विभाजन किया गया है उस तरह से भी जाति प्रथा पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की स्वेच्छा मतलब निजी इच्छा, उसकी स्वयं की इच्छा पर भी निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इसमें मनुष्य की जो अपनी इच्छा है, व्यक्तिगत अपनी इच्छा है, उसकी भावनाएं और उसकी रुचि भी इसमें कोई महत्व नहीं रखती। उसका कोई भी स्थान इसमें नहीं रहता है। जब मनुष्य श्रम विभाजन की वजह से सिर्फ अपना कार्य करता है, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। और इसी आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि अभी जो बहुत से लोग उत्पीड़न में और गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ यही श्रम विभाजन की वजह से, जिन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें अपने पूर्वजों के पैसे को ही आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। उन्हें अलग से कोई और मौका नहीं दिया जा रहा है, नहीं करने दिया जा रहा है। इसी वजह से बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं समाज में। बहुत सारे व्यक्ति इसी की वजह से पीड़ित है, जो कि अरुचि की वजह से, जिनमें उनकी रुचि नहीं है वो कार्य उन्हें करना पड़ रहा है विवशतावश। इस वजह से बहुत सारे मनुष्य बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और बहुत सारे मनुष्य इसे अपने भाग्य का दोष समझकर इसे टाल देते हैं और उसी काम को करने के लिए वो मजबूर रहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? और जहां हमें दिल और दिमाग हमारा दोनों नहीं लग रहा है, वहां हम
अपनी कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें हिंदी विषय पसंद है और हम हिंदी विषय को बहुत रुचि के साथ पढ़ेंगे, तो ये तो अवश्य ही हम अपने विषय में, इस हिंदी विषय में अच्छा नंबर लाएंगे। और अगर हमें इंग्लिश, मैथ, भूगोल, इतिहास ऐसा कुछ विषय है जो आपको अपसंद है, आपको नापसंद है और उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो उस विषय को आप बहुत मन से नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी रुचि के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से उस विषय में आपके नंबर कम आएंगे। इस तरह से आप फेल भी हो सकते हैं, आगे नहीं भी बढ़ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य को रुचि के साथ अपना कार्य करना चाहिए। अपनी पूरी मेहनत जब लगाएं, तो जब तक आपकी रुचि नहीं है उस कार्य में, तब तक आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यह निर्विवाद रूप से भी सिद्ध हो जाता है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित, जिसमें कि कोई हम विवाद नहीं कर सकते। यह सब तरह से देखा जा सकता है कि इसमें बस कठिनाइयां ही हैं और यह एक हानिकारक ही प्रथा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि ऐसी प्रथा मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्रेरणा, रुचि उसकी खत्म हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है, और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर, ऐसे नियम जो कि मनुष्य को बस हमेशा पीछे ही ले जा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसे नियमों में हमेशा जकड़ कर रखती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, यानी कि अंबेडकर जी कह रहे हैं कि वो समस्या के रचनात्मक पहलू को लेते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यहाँ पर अंबेडकर जी कह रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे मन में तो यह सवाल जरूर उठा होगा कि अगर अंबेडकर जी जाति प्रथा के इतने विरुद्ध हैं, तो वो समाज में क्या चाहते हैं, वो समाज को किस नजर से देखते हैं, उनकी नजर में समाज कैसा होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व यानी कि भाईचारे पर आधारित होगा। कि समाज में स्वतंत्रता होगी, सभी को अपने अपने कार्य, जिस कार्य में वो कुशल हैं वैसे कार्य वो कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए समाज में। और भाईचारा होना चाहिए, यानी कि एकता होनी चाहिए। किसी भी अच्छा, क्या यह ठीक है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कह रहे हैं कि क्या यह ठीक नहीं है कि भातृत्व यानी कि भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? एकता में एक साथ मिलजुल कर रहने में इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? हालांकि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को इस पर कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए
जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर यानी कि एक सीमा से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, समाज के एक सीमा से दूसरे सीमा तक संचारित हो सके, यानी कि एक सीमा से दूसरे सीमा तक फैल सके। संचारित होना मतलब फैलना। तो ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, और सभी को अपनी अपनी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, और उन्हें अपना स्वयं की रुचि के बारे में आगे सोचना चाहिए, और उन्हें अपनी कुशलता के बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे समाज में परिवर्तन हो और समाज आगे बढ़ सके। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अबाध यानी कि शिक्षित, अशिक्षित, ऐसा अशिक्षित कोई संपर्क नहीं, अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षित होने के ऐसे सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। भाईचारे का अर्थ है जैसे कि दूध और पानी एक दूसरे से मिश्र हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं एक दूसरे में, पता ही नहीं चलता दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। इसी तरह से भाईचारे का भी यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि समाज में केवल शासन ही है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, और इसमें यह होना चाहिए कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। अपने उनके विचारों में ऐसा कोई मैल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कूटनीति नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला ये कार्य कर रहा है तो मुझे उसके कार्य में दखल अंदाजी करनी है या फिर उसका कार्य बिगाड़ देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसके कार्य को देखकर हमें और यह सोचना चाहिए हमें उससे भी अच्छा करना है या फिर उसकी तरह करना है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो अवश्य ही हम कहेंगे हम भी उसी के जैसा बनना चाहेंगे। तो इस तरह की भावनाएं सभी के मन में होनी चाहिए, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी चाहते हैं, और अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। किसी को भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो वो किसी ना किसी से प्रेरणा लेता है, और किसी को देखकर ही वह जीवन में आगे बढ़ने की जो क्षमता है उसकी वो रखता है। तो इस तरह से हमारा जो आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो दूसरा भाग है वो समाप्त होता है, और यहीं पर यह अध्याय भी समाप्त होता है। यह अध्याय बहुत ही छोटा था, जिसे हमने 2 भागों में समाप्त किया है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि नहीं समझने लायक ऐसा कुछ है, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से श्रम की वजह से जाति को बढ़ावा मिलता है, और आज के युग में ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा समाप्त हो गई है। जाति प्रथा है लेकिन बहुत कम है, नहीं के बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसे बहुत सारे मौके दिए हैं सभी मनुष्यों को कि वह आगे बढ़ सके। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितनी अपनी कुशलता होगी, आप उतना ही आगे बढ़ सकते हो। तो इसी तरह से भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है अपनी रुचि और अपनी कुशलता के अनुसार ही आप आगे बढ़े।
और यही आशा मैं सबसे रखती हूँ, और आप लोग ये वीडियो देखें और इसकी जो नीति है वो आप समझिए और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।